तो आज हम लोगों को पढ़ना है कुछ नया, जो कि है किरचॉफ्स लॉ। लॉज बोलो, 2 लॉ है इसमें, ठीक है। अब देखो, सिंपल रेजिस्टिव सर्किट था ऐसा, ठीक है, मान लेते हैं ये यहाँ बैटरी लगी थी, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते थे। कैसे करते थे भाई? ये दोनों सीरीज़ में दिख रहा है, फिर जो आया वो इसके पैरेलल में, फिर जो आया वो इसके सीरीज़ में, और टोटल रेजिस्टेंस मिल गया इक्विवेलेंट, तो करंट निकाल लेते थे। पर दिक्कत क्या हुआ कि बाद में ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही बैटरी हो और फिर सारा रजिस्टर लगा हो सकता है यहाँ पे एक और बैटरी लगा हो, कुछ ऐसा। अब क्या करें? अब तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गया। अब ये सिंपल सर्किट नहीं रहा कि मैं इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ बाई ट्रांसफॉर्मिंग या बाई यूजिंग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट थे, इनको सॉल्व करना मुश्किल था। मुश्किल था जो मेथड हम लोग अभी तक सीखे हैं उससे। तो 1942 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम है किरहॉफ्स। जैसे वैसे तो हमने सीखा था कि सी साइलेंट है यहाँ पे, तो किरहॉफ्स रूल है ये, बट किरचॉफ पढ़ते हैं जनरली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला ना कि ओम्स लॉ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, और ओम्स लॉ को एक्सटेंड करके अपन कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे इनका जो लॉ है, 2 लॉ इन्होंने दिया हुआ है, वो 2 लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक नेटवर्क होता क्या है। तो सबसे पहले तुम लोग देखो, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है भाई? तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो तुमको दिखेगा ना, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल चीज़ें यूज़ हुई होंगी, रजिस्टर जैसे यूज़ हुआ है और कैपेसिटर पढ़ चुके हो ना, तो उसका जो सर्किट पूरा बनेगा ना, उसको अपन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं या इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और वर्ड होता है जंक्शन। जैसे ट्रेन का जंक्शन होता है ना, वहाँ क्या होता है? ट्रेनें आती हैं, कुछ ट्रेनें जाती हैं। बड़े स्टेशन को जंक्शन बोला जाता है ना, हर जंक्शन होता है ना। तो जंक्शन क्या है? ये एक पॉइंट होता है सर्किट में जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स को ज्वाइन किया जाता है। कंडक्टर बोले तो तार। तो अब देखो, जैसे कि ये है और यहाँ से हमने एक रजिस्टर इधर खींचा था, तो ये एक जंक्शन है। 2 पे भी जंक्शन है, अगर मैं इधर लगा दूँ तो भी ये जंक्शन है। बात समझ में आई क्या? मतलब ऐसा पॉइंट जिस पे 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स या वायर्स कनेक्टेड होते हैं, उसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक होता है हमारा लूप या फिर मैश बोलते हैं। लूप या इसका दूसरा नाम नहीं है एक्चुअली। जब डिटेल में पढ़ोगे ना, तो मैश अलग होता है, लूप अलग होता है। बट आपके लिए ना, कोई भी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ जो होगा, उसको आप लोग लूप या फिर मैश बोलोगे, ठीक है। क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ मतलब, जैसे ये हमारा एक सर्किट था यहाँ पे, तो देखो, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ घूमना और ये ऐसे करके घूम के वापस आ जाऊँ, तो ये मेरा एक क्लोज्ड पाथ है जिसमें करंट फ्लो करेगी, मतलब कंडक्टिंग पाथ है। तो इसको मैं एक लूप बोल सकता हूँ, ठीक है। ऊपर भी देखो, ऊपर भी हो सकता है। इस पॉइंट से अगर घूमना चालू करें, ऐसे घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, तो ये भी कंडक्टिंग पाथ है, इसमें भी करंट फ्लो होगी। हाँ, इसी की वजह से होगी, लेकिन यहाँ इधर उधर कोई सोर्स नहीं है, सोर्स एक ही है हमारा। इधर भी हो सकता है यहाँ पे सोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना कॉम्प्लेक्स सर्किट बन गया, मतलब ये एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क हो गया। अब देखो, यहाँ हम लोग 2 जंक्शन को भी देख सकते हैं, ये दोनों हमारे जंक्शन हैं, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है। बात समझ में आई कि नहीं? और लूप हमारा क्या है? एक ये लूप है, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। क्लोज्ड होना जरूरी है, तभी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखो, मैं तुम लोग को बता दूं कि लूप और मैश सेम नहीं होता है, बट आपके लिए सेम बोला जा रहा है। मैश क्या होता है ना,
ये जो पूरा सर्किट यहाँ से ऐसे घूमोगे ना ऐसा, तो ये मैश है। इस पॉइंट से ऐसा घूम के आओगे जब, तो ये मैश है। और जब ये ऐसा घूमोगे या इसको ऐसा घूमोगे तो ये अपना लूप होता है। अब लूप और मैश में डिफरेंस यही है कि मैश के अंदर और छोटे छोटे लूप्स हो सकते हैं, बट लूप के अंदर और कुछ नहीं हो सकता। ये लूप अगर है तो इसके अंदर ना और कोई छोटा क्लोज सर्किट नहीं होगा। बात समझ में आई? तो लूप और मैश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसके अलावा ब्रांच, एक और वर्ड देख लेते हैं जो कि है हमारा ब्रांच। ब्रांच क्या होता है भाई? तो कोई भी जो जंक्शन के बीच में, देखो एक पूरा एक आर्म है एक तरीके से, और उस आर्म में कोई एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी नेटवर्क का पार्ट दो जंक्शन के बीच में जो होता है, जिसमें हमारा रजिस्टर लगा होगा या बैटरी लगी होगी, सोर्स लगा होगा, कुछ भी होगा, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रिकल अगर एलिमेंट लगाए हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच। तो अगर तुम लोगों को ये चार चीज़ें क्लियर हैं तो अब बड़े आराम से आप लोग क्रिचॉफ्स के दोनों लॉ पढ़ सकते हो। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे अब क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहले इनका फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ मैं तुम लोगों को 10 बार बता भी चुका हूँ, वैसे बहुत सिंपल सा है ये, ठीक है। तो क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ currents at any junction is zero. The algebraic sum of currents at any junction is zero. ठीक है। और दूसरा, इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि at any junction the sum of currents entering is always equal to the sum of currents leaving. ठीक है, किसी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। इसको मैं 50 बार बता चुका हूँ कि भाई जैसे मान लो ये कमरा है हमारा, जो हॉल है, इसमें अगर इधर से 10 लोग घुसे, उधर से 10 लोग घुसे, इधर से 5 लोग घुसे, और इस वाले से मान लो 10 लोग निकले, तो जो बचे ना वो यहीं से जाएंगे और उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो रास्ते को नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि एंट्री पॉइंट्स डिफरेंट होती हैं, एग्जिट पॉइंट्स अलग ही होता है ना जनरल केस में। ठीक है, तो यही क्रिचॉफ का फर्स्ट लॉ है, और इसको ना जंक्शन रूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जंक्शन रूल। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ये एक जंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, जंक्शन ए मान लो इसको, अगर इधर से करंट I1 आ रही है, इधर से करंट I2 आ रही है, इधर से करंट I3 आ रही है, और इधर से करंट I4 आ रहा है, नहीं I4 जा रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? पहला चीज़ मैं बोल सकता हूँ, या तो मैं बोलूँ कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 की माइनस I4, क्यों? क्योंकि देखो अगर हम लोग जंक्शन पे आने को पॉजिटिव ले रहे हैं तो जंक्शन से जाने को नेगेटिव लेंगे, तो इसलिए माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज 0। पहला चीज़ तो ये बोल सकते हो, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में देखो ना, I4 को उस साइड पार्सल कर दो, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4। ये वाले क्या है भाई? दीज आर द करेंट्स एंटरिंग द टर्मिनल A, एंड I4 क्या है? द करेंट्स लिविंग द टर्मिनल A। इसका मतलब द करेंट्स एंटरिंग अ टर्मिनल, द सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग अ गिवन टर्मिनल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स लीविंग द गिवन दैट पर्टिकुलर टर्मिनल। ठीक है, तो ये अपना क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल है। इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो लिखते हैं सिग्मा आई सम ऑफ करेंट्स इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ समझ में आया? तो अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत है क्या? जनरल साइन कन्वेंशन जो यूज़ किया जाता है ना, कि जो करंट्स आ रही हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, और जो जा रही हैं उनको नेगेटिव लेते हैं। उल्टा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होगा क्या? आंसर में माइनस का डिफरेंस आएगा। अगर करंट 4 एम्पियर होगी तो आपका आंसर -4 आएगा। बस ध्यान ये रखना कि डायरेक्शन क्या पूछा है, हम सवालों में उस चीज़ को देखने वाले हैं। तो आई थिंक कि ये फर्स्ट लॉ एकदम क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे इस करंट I1 की डायरेक्शन बदल देता और इसको ऐसा कर देता, तो हम क्या लिखते भाई? तो हम लिखते
I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I4, या फिर हम लोग लिखते हैं I2 प्लस I3 माइनस I1 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक इसमें तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही आसान लॉ था। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ, ठीक है। तो सेकेंड लॉ जो है ना वो ओम्स लॉ का बहुत ही अच्छे से यूज़ करता है। तो देखते हैं हम लोग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का जो दूसरा नाम है वो है लूप रूल, लूप रूल, ठीक है। और इसी को थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है मैश एनालिसिस बोल के, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़े और कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, हमको उतने कॉम्प्लेक्स भी नहीं करने, बट फिर भी एक अच्छा खासा बेसिक टाइप के, सिंपल नहीं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी सॉल्व करेंगे बट आसान वाले, मतलब एकदम ही पागल नहीं करना है ना, हमको सिंपल सवाल ही लिए जाएंगे। तो अब इस रूम में इसमें क्या बोलता है, इसमें ये बोलता है चलो एक सर्किट ले लेते हैं पहले हम लोग, ताकि मैं तुम लोगों को आराम से इसी में दिखा सकूं। मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, हो सकता है ऐसा सर्किट, कोई दिक्कत नहीं है ना, पॉसिबल है ऐसा सर्किट होना, ठीक है। अब मान लेते हैं ये अपना E1 है, ये R1 है, इसका EMF E1 है, ये अपना R2 है, इसका EMF E2 है, और ये हमारा R3 है। तो ये सर्किट हमारा लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब देखो ऐसा करते हैं ना, इसका पोलैरिटी भी वैसे ही रखते हैं ताकि दोनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएं, ठीक। तो अब इस सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो करेगी, ये इधर करंट भेजेगा, ये इधर करंट भेजेगा, तो ये कुछ करंट यहाँ से भेज रहा होगा, ये कुछ करंट यहाँ से भेज रहा होगा, दोनों करंट मिल के यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, तो ये वाली अपनी करंट लेगा, ये बाकी करंट को लेगा, है ना। तो ऐसे इसमें करंट फ्लो होने वाला है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे आप लोगों को दो लूप दिख रहे हैं, है ना, एक दो लूप दिख रहे हैं ना। तो लूप रूल क्या बोलता है कि अगर मैं किसी क्लोज्ड लूप में घूमूं, एक पॉइंट से घूमना स्टार्ट करूं और घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाऊं, तो जो सम होगा ना वोल्टेज ड्रॉप का या गेन का, वो 0 होगा, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप कब होगा, रजिस्टर में। वोल्टेज गेन कब मिलेगा अपने को, जब अपन बैटरी से गुजरेंगे, है ना। लेकिन कब, एक चीज़ और ध्यान देना है ना भाई, कि रजिस्टर तो ड्रॉप कराएगा, मालूम है। अगर करंट ऐसा जाएगा तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हायर होगा, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल लोअर होगा, और इसमें करंट ड्रॉप होगा। बैटरी के साथ क्या होगा सोचो, अगर मैं ऐसा जा रहा था तो ये बैटरी मेरे को सपोर्ट करेगा, तो मेरे को वोल्टेज गेन होगा, मेरा वोल्टेज बढ़ेगा, है ना। वोल्टेज इधर का कम है, इधर का ज़्यादा है। लेकिन अगर ये ऐसा करंट जाता तो क्या होता, ये मेरे को अपोज करता, और अपोज करता तो क्या होता, पोटेंशियल कम होता, वोल्टेज ड्रॉप होता। बात समझ में आई क्या, ये क्लियर है ना जो मैंने अभी बताया। तो अगर ये क्लियर है तो इसका स्टेटमेंट सुन लो। तो अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी 0, या दूसरे शब्दों में बोलें तो अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इन एनी लूप ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये दोनों ही जरूरत नहीं है तुमको स्टेटमेंट की, क्योंकि आपको ये समझना है कि वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज गेन का जो सम होगा अलजेब्रिक सम, वो 0 होगा। अब अगर तुम वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लोगे तो वोल्टेज गेन को नेगेटिव लोगे, और वोल्टेज गेन को अगर पॉजिटिव लोगे तो वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लोगे। बात ठीक है ना भाई, आना अगर फायदा है, पॉजिटिव है, तो जाना नुकसान है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको करने वाले। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं इस रूल के लिए, कि सिग्मा चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई कि नहीं। और जो दूसरा हमने स्टेटमेंट पढ़ा था उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा EMF इज इक्वल टू
करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, जो भी पोटेंशियल होगा ना करंट इंटू रेजिस्टेंस तो होना ही है। जो करंट फ्लो कर रही होगी कुछ रेजिस्टेंस तो ऑफर होगा ही वहाँ पे। ठीक, तो अब इसमें क्या है, हम लोग ना कुछ चीज़ें सीखेंगे जो मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, जिससे तुम लोगों का काम होगा आसान। तो सबसे पहली चीज़ हम मैं से बताना चाहता हूँ वो ये कि मैंने क्या बोला, अगर करंट ऐसे जा रही है रजिस्टर में तो ये वाला एंड का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ये वाले एंड का पोटेंशियल कम होगा। तो मैं इस वाले एंड को प्लस से और इस वाले एंड को माइनस से रिप्रेजेंट करूँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। अगर यही कार्यक्रम उल्टा हो जाता तो, अगर ये करंट ऐसी जाती तो और ये रेजिस्टेंस आर होता तो ये प्लस और ये माइनस हो जाता। बात समझ में आई क्या? तो अगर मैं लूप में घूम रहा हूँ, अगर मैं लूप में घूम रहा हूँ तो जब भी रजिस्टर को क्रॉस करके जाऊंगा तो मैं क्या छोड़ के जाऊंगा? माइनस, नेगेटिव साइन। कोई दिक्कत? चलो ठीक। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर बैटरी को देखो तो जब बैटरी का 2 टर्मिनल होता है, ठीक है, तो बैटरी का जब मैं पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ के जाऊंगा तो मैं जो ड्रॉप होगा अपना, जो भी बैटरी का ईएमएफ होगा ना उसको पॉजिटिव लूंगा मैं, और जब नेगेटिव टर्मिनल छोड़ के जाऊंगा तो नेगेटिव लूंगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि ये जो लूप रूल है ये लूप में ही अप्लाई करो तो आसान पड़ता है। तो क्या करना है अपने को कि भाई देखो, हम ना देखो दोनों बैटरी दिख रही है हमको, एक हमको फीलिंग आ रही है कि दोनों सर्किट में ऐसा करंट ले सकते हैं। मान लो ये I1 है और ये I2 है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी चॉइस है, दैट्स आवर चॉइस। वो जैसे होता है ना इट्स हर चॉइस, तो वैसे ही दैट्स आवर चॉइस, जो तुमको लेना है। मेरे को क्लॉकवाइज पसंद आया, तुम एंटी क्लॉकवाइज लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, आंसर बस नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है करंट के सेंस में? अगर मैं बोला 2 एम्पियर, आपने बोला -2 एम्पियर, बात क्या है? तो इधर अगर मैं 2 एम्पियर बोल रहा हूँ और अगर आप बोल रहे हो इस डायरेक्शन में -2 एम्पियर, तो भाई इधर का नेगेटिव क्या है, घुमा के इधर ही तो आना है उसको। ठीक है, तो अगर मैं क्लॉकवाइज लेके जो आंसर लाऊंगा, तो अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो नेगेटिव आंसर आएगा, बस, कुछ दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये चीज़ प्रैक्टिकली कोई दिक्कत नहीं देती है। जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो ऐसे दिखाएगा ये डायरेक्शन में बताइए, तो आप अगर इस डायरेक्शन में -2 ला रहे हो तो आप उस डायरेक्शन में होगा वैल्यू, सीधी बात है ना। तो अगर आपका करंट ये लिए है हम I1, अगर ये वाले तार की बात करें, नहीं कौन से तार की बात की जाए, यही इसी की बात कर लो, तो I1 देखोगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव, और I2 जो है वो क्या करेगा इसके लिए पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब मेन क्या है कि अपन को अपने एरो पे भरोसा होना है, ध्यान देना है कि हमारा एरो कौन सी डायरेक्शन दिखाना चाह रहा है। ठीक, तो ये क्या है पहला चीज़ ये। अब देखो, अगर इन दोनों सर्किट में हम घूम सकते हैं आराम से, है ना, तो चलो घूमना शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? कोई भी एक पॉइंट उठा लो और उस सर्किट में घूमते हैं। चलो कहाँ से शुरू करें? चलो यहाँ से करते हैं, या पहले यहाँ से करते हैं, चलो सिंपल वाला करते हैं पहले, मतलब सिंपल जो दिखे। तो यहाँ से हम जा रहे थे ऐसे डायरेक्शन में घूमना है ना, तो हम यहाँ से शुरू किए, इधर जाना। ये है पहला E1, हम कौन सी प्लेट से छोड़ के जा रहे हैं? पॉजिटिव प्लेट, तो मैं क्या लिखूँगा +E1। अच्छा, मैं ऐसा लिख रहा हूँ इन लूप 1, नीचे वाले को मैंने लूप 1 मान रखा है, तो +E1। रजिस्टेंस R1 है, करंट कितना है भाई I1, तो इसमें ड्रॉप कितना होगा I1R1, और प्लस से माइनस हमेशा जाता है करंट, तो मैं क्या लिखूंगा -I1R1। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ जा रहा हूँ, अरे बैटरी आ गया। कौन सा है भाई, कौन सा प्लेट छोड़ के जा रहे हैं? नेगेटिव प्लेट, क्या लिखेंगे -E2। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया R2 प्लस माइनस, हम जा रहे हैं इधर, तो अब बोलोगे सर -I1R2, है ना। एक बात बताओ यार, ये I2 भी तो इसमें फ्लो कर रहा है, ये I2 भी तो इसमें फ्लो कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम I1 अगर इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हमारा I2 इस डायरेक्शन में है। अब जिस लूप में हम घूमेंगे ना, जिस लूप में हम घूमते हैं उस लूप को हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा करंट I1 इस डायरेक्शन में था, I2 उसको अपोज कर रहा होगा, तो इस R2 में जो करंट आएगी वो कितनी आएगी I1 - I2, कितनी आएगी I1
माइनस आई टू, तो माइनस R2 इंटू I1 माइनस I2। बात समझ में आई क्या? क्यों लिया मैं यहाँ पे I1 माइनस I2? अब यहाँ वापस आ गए इस पॉइंट पे, तो लिख दो इज इक्वल टू 0। तो ये आपको पहला इक्वेशन मिल गया इन लूप 1। ठीक है, अब चलो लूप 2 में भी लगा के देख लेते हैं। इन लूप 2 तो अब भाई इसमें भी करंट ऐसी जानी, यहाँ शुरू करते हैं। चलो ऐसे जा रहे हैं R3, तो क्या लिखेंगे माइनस R3, करंट कितना है I2। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ गए। अब ये प्लस माइनस काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम I2 के साथ जा रहे हैं ना, तो I2 के लिए ये प्लस और ये माइनस होगा, है ना। अब हमारा I2 पॉजिटिव हो, क्योंकि हम I2 की डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो I1 उसको अपोज करेगा, तो हम क्या लिखेंगे माइनस R2 I2 माइनस I1। फिर ये वाले प्लेट पे आए, अरे भाई पॉजिटिव छूट रहा था, तो क्या लिखे प्लस E2, वापस वहीं पहुंचे तो इज इक्वल टू बिग 0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन मिले, इसको बोलते हैं लूप। ये है दो लूप के इक्वेशन, ये लूप, ये उनके दो इक्वेशन। अब हमको अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होती, ईएमएफ की वैल्यू दी होती, तो क्या मैं I1 I2 निकाल पाता? निकाल लेता। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनता और मैं इसको सॉल्व करके I1 I2 निकाल लेता ना। अब एक मैं आर्बिट्री ऐसी मन में मेरे को आया, तो मैं बोल रहा हूँ कि I1 5 एम्पियर है और I2 2 एम्पियर है। I1 5 एम्पियर है और I2 2 एम्पियर, ऐसा मैं मान रहा हूँ। अब मैं मान रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को बताओ R2 में कितना करंट है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, R2 में कितना करंट है। तो देखो R2 में दो करंट है, एक I1 इस डायरेक्शन में है, एक I2 इस डायरेक्शन में है। अब I1 इस डायरेक्शन में जो है कितना है 5 एम्पियर, और I2 जो उल्टी डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे I1 इधर है और I2 इधर है। I1 5 एम्पियर है और I2 2 एम्पियर है ना। कौन सा ज़्यादा है? I1। तो नेट मेरे को ये R2 में कितना करंट मिलेगा 5 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर। नेट मेरे को क्या मिलेगा, करंट इन R2 रेजिस्टेंस 5 माइनस 2, जो कि मेरे को मिलने वाला है 3 एम्पियर। तो जनरल केसेस में इसी टाइप का सवाल पूछता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू करंट पूछेगा आपको, और इस तरीके से बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ना I1 I2 यहाँ पे जैसे अपन 10th में पढ़े थे चैप्टर 3 में, क्या होता था 2x + 3y = 4, 6x + 7y = 9। तो x और y हमारे दो वेरिएबल होते थे, उसको हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लंगर में मेथड से उससे सॉल्व करते थे। तो यहाँ भी तुम लोग कोई भी एक मेथड यूज करके सॉल्व करोगे, आपके यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होंगे I1 और I2, और उसको सॉल्व करके जो करंट आएगी फाइनल आंसर मिल जाएगा। सिंपल है। कभी कभी ना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि एक और लूप आ जाता है यहाँ। अगर यहाँ एक और लूप आता तो इसमें I3 करंट भी फ्लो करने लगता, तो वहाँ उस केस में जब आप इक्वेशन लिखते ना, तो 3 लूप आते तो 3 इक्वेशन आते और 3 वेरिएबल आते। तो 3 वेरिएबल भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो, बाकी अपन नहीं करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछ सकते। वो पूछते नहीं हैं जनरली, ऐसा नहीं बोल सकते नहीं पूछ सकते, पूछने कुछ भी पूछ सकते हैं, बट जनरल केसेस अभी तक जो ऑब्जर्वेशन है कि नहीं पूछा गया है 3 लूप। तो ये क्लियर है, ठीक है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, आई थिंक अब हमने दोनों लॉ क्रिचॉफ के देख लिए। तो क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ एक बार समराइज कर लेते हैं। तो क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, जो कि हमने क्या बोला था, जंक्शन रूल। ये क्या बोलता है, सम ऑफ करंट्स लिविंग और एंटरिंग इज इक्वल, या फिर सम ऑफ करंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स इज 0। ठीक है। दूसरा जो था सेकेंड लॉ, ये क्या बोलता है, ये है अपना लूप रूल। और ये क्या बोलता है भाई कि चेंज इन वोल्टेज, सम ऑफ चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो लॉ है ये किससे रिलेटेड है, करंट की बात कर रहा है। यही है हमारा KCL, क्रिचॉफ्स करंट लॉ। और ये जो है ये वोल्टेज की बात कर रहा है, तो ये हमारा है KVL, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KCL पे बनता है नोडल एनालिसिस, जो हमको नहीं करना है, बट JEE एडवांस में करना होता है। तुम नहीं पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, छोड़ो। ठीक है।
हाँ, और जो केवीएल है ये है लूप रूल, इस पे बनता है मैश एनालिसिस, जो हम लोग करें अभी पिछले सवाल को जो हमने समझा उसमें वैल्यू दी होती तो वो मैश एनालिसिस या लूप एनालिसिस बोल सकते हो उसको। ठीक है, नियम क्या है भाई, ये तो यूज़ करना नहीं है इसमें, तो बस वही है कि भाई जो आया उसको पॉजिटिव ले लो, जो गया उसको नेगेटिव ले लो, काम खत्म। इसमें जो है मेन चीज़ रखना है ध्यान, ये क्या ध्यान रखना है, हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, या तो ड्रॉप को पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, एक फिक्स कर लो। तो हम क्या है, जनरली हम लोग इंसान है, हमारा दिमाग में ये रहता है ना भाई कि कोई चीज़ घटा मतलब नुकसान हुआ है, तो इसलिए हम लोग ड्रॉप को नेगेटिव लेते हैं और गेन को पॉजिटिव लेते हैं। तो जब भी रजिस्टेंस के पास पार करोगे तो क्या होगा, ड्रॉप होगा ही होगा। तो इसलिए रजिस्टेंस जब भी छोड़ के जाओगे, रजिस्टेंस को क्रॉस करोगे, करंट आगे बढ़ेगी तो माइनस लेना है हमेशा। उसके अलावा जो टर्मिनल्स हैं अपने, उनमें क्या करना है, पॉजिटिव टर्मिनल जैसे ही छोड़ोगे बैटरी का तो पॉजिटिव लिखोगे उस बैटरी का वोल्टेज, नेगेटिव छोड़ के जाओगे तो नेगेटिव लिखोगे। लूप खोजना है, लूप इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, ध्यान रखना, अंदर ही अंदर दो चार ठोक और सर्किट ना हो, इंडिपेंडेंट वाला खोजना, आसानी से आंसर आएगा। करंट लेंगे एक डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन में लेना। अगर दोनों खिचड़ी बनाए ना तो खिचड़ी बनेगा आंसर में, फिर मत बोलना मेरे को। ठीक है, तो हम ये समराइज कर लिए केवीएल केसीएल। अब इस पे एक सवाल लेते हैं, एनसीईआरटी का एकदम प्यारा सा सवाल हम लोग लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो सर्किट है वो कुछ ऐसी है, देखो कभी कभी मेरा बैटरी ना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ पे एक और सोर्स लगा देते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सवाल है जिसको हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे 60 ओम है, ये जो ईएमएफ सोर्स है ये 4 वोल्ट का है, ये 200 ओम का है, ये जो बीच वाला गया हुआ है ये 20 ओम का है, और इधर वाला जो है ये 5 वोल्ट का है। ठीक है, सवाल क्या है कि नेटवर्क ब्ला 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 इज मेड विंडर ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, हमारा एक मिली एमीटर इसमें लगा हुआ है जो ये बोल रहा है कि इफ अ मिली एमीटर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन P एंड R, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ मिली एमीटर। तो एक्चुअली ये रजिस्टर 60 ओम का लगा हुआ है, ये 200 ओम का लगा हुआ है, ये जो 20 ओम वाला है ना ये एक मिली एमीटर है। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें रीडिंग कितनी आएगी। तो हमको करना क्या है, हमको इसमें करंट फाइंड करना है बस। अब 2 ठोक मस्त से लूप देख लेते हैं। अब तुम लोगों को भी दिख रहा होगा, मेरे को भी दिख रहा है, कैसा ले लें भाई, चलो ये I1 और ये I2, बहुत बढ़िया, हमको 2 लूप मिल गए। 2 लूप में हमने करंट I1 I2 ले ली और इस लूप में हमारा करंट जो भी आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। ठीक है ना, तो क्या किया जाए बताओ, चलो शुरू करते हैं। तो किस पॉइंट से शुरू करें घूमना, चलो यहाँ शुरू करते हैं, इधर चले 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 चले, यहाँ लिख लेना ना ऐसे, अप्लाइंग KVL इन लूप 1, अप्लाइंग, एक मिनट, अप्लाइंग KVL इन लूप 1। यहाँ शुरू कर रहे हैं हम लोग, बैटरी है, कौन सा प्लेट छोड़ के जा रहे हो भाई, पॉजिटिव, क्या लिखें, +4। ओके, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, यहाँ पहुंचे 20 ओम, हम I1 पॉजिटिव लेंगे, I2 तो हमको अपोज करेगा, तो क्या लिखेंगे, -20 इंटू I1 माइनस I2। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अरे वाह 60, क्या लिखें, -60 I1 प्लस कैसे भाई, रेजिस्टेंस है, ड्रॉप होगा हमेशा, आंखें खोलो भूलो मत, रेजिस्टेंस हमेशा ड्रॉप होगा। तो ये मिल गया। अब इसको ना ऐसा मत छोड़ो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो +4 -20 I1 प्लस 20 I2 -60 I1 इज इक्वल टू 0। 0 + 4 = 20 I1 + 20 I2 = 60 I1 + 60 I2 = 0। 0 + 4 = 20 I1 + 20 I2 = 60 I1 + 60 I2 = 0।
-20 -60 कितना हो जाएगा, -80I1। तो देखो ऐसा करते हैं ना, 4 को तो एक साइड छोड़ दो और बाकी सबको दूसरे साइड ले जाओ, क्योंकि सिंपल इक्वेशन चाहिए हमको। तो 4 हमने इधर ही छोड़ दिया है, और ये जो -60 और -20 -80I1 है, इसको उस साइड भेज दिए। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 80I1 और ये 20I2 उधर जाके -20I2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे अप्लाइंग, या तो लिख लो किरचॉफ्स सेकंड लॉ इन लूप 2, या फिर लिख लो अप्लाइंग KVL इन लूप 2। तो अब इसमें शुरू करते हैं कार्यक्रम, यहीं शुरू कर लेते हैं। चलो, कौन सा प्लेट जा रहा है छूटा हुआ, -5, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, -200I2, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, -20I2 -I1, -20 रेजिस्टेंस था, हम I2 के साथ जा रहे हैं, तो I2 -I1 इज इक्वल टू, पहुंच गए ना वापस, तो 0। बहुत बढ़िया, सिंप्लीफाई करो, -5 -200I2 -20I2 +20I1 इज इक्वल टू 0। -5 उस साइड पार्सल कर दो इस बार, क्योंकि 20I1 -220I2 इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट्स सॉल्व। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, we will get, I will not get, you have to solve, you will get I1 is equal to something, I2 is equal to something. I will just tell the answer। देखते हैं क्या है आंसर। अच्छा, यहाँ तो दिया ही नहीं आंसर, सॉल्व करना पड़ेगा। तो I1 और I2 की वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, ये दो इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व करोगे, I1 I2 की वैल्यू निकालोगे, इसमें देखोगे फिर अगर I1 ग्रेटर है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ I1 ग्रेटर है, तो मेरे लिए I1 -I2 इसमें करंट होगा। बात समझ में आई क्या? अगर I2 ग्रेटर हुआ तो मेरे लिए I2 -I1 इसमें करंट होगा। कोई दिक्कत? समझ में आई क्या बात? सॉल्व कर लोगे इसको? तो मैं तुम लोगों को आंसर बता देता हूँ। जो आंसर आएगा ना यहाँ पे, ये नेट करंट, ये I इसको मान लेता हूँ, तो ये जो आंसर आने वाला है ये आएगा 11/172, 11/172 एम्पियर। तो अब इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो और आंसर वेरीफाई कर लेना भाई खुद से, ठीक है ना? चलो, तो मैं यहीं एंड करता हूँ इसको। इस पे बहुत सारे सवाल हैं, कम से कम मिनिमम 20-25 सवाल तो इसके बना लो, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार इसको लूप रूल यूज़ करोगे ना, उतना तुम यूज टू हो जाओगे इस पे। और जब वही चीज़ हम बार बार करते हैं ना, तो वो चीज़ फिर गलत नहीं होती।